अभी तक आपने सुनी थी परकटी पार्ट 1, जिसमें एक लड़की होती है जिसके बाल छोटे छोटे होते हैं, बॉब कट होते हैं, और स्कूल में उसको लोग जो उसके दोस्त हैं और जो दोस्त नहीं भी हैं वो सभी उसके सहपाठी उसे एक नाम से पुकारते हैं, वो है परकटी। तो इसी तारतम्य में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पार्ट 2 परकटी। यूं तो अभी तक हमने देखा कि परकटी का नाम था विवेक। विवेक अक्सर ये सोचती थी कि क्या इस पढ़ाई के आगे भी कुछ है, या यूं ही बस पढ़ के ये कक्षा आगे निकल जाएगी, कॉलेज में पहुंच जाएंगे, डिग्रियां मिल जाएंगी, फिर क्या वो जो लिखती है, वो जो बोलती है, उसका भी कुछ फायदा है, उसका भी कुछ मादा है। तो आगे की कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अक्सर हम जो सोचते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, वो अक्सर हमारे तकदीर में, हमारी तस्वीर में, हमारी तदबीर में कुछ अलग ही मुकाम हासिल करती है। वो हमारे कैरेक्टर की एक बहुत बड़ी खासियत होती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है इन करोड़ों लाखों की दुनिया में, लाखों करोड़ों की दुनिया में। तो परकटी के पास भी कुछ ऐसा ही एक टैलेंट था जिसके लिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे, और वो था उसका तात्कालिक भाषण में किसी भी सब्जेक्ट पर लगातार 5 से 10 मिनट बोलना, और ऐसा बोलना जो अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दे। और उसे इस बात का नाज भी था। पर होता है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं, 10वीं 12वीं में होते हैं, तो उन्हें उसका कुछ ज़्यादा इल्म नहीं होता। इल्म तब होता है जब आप कॉलेज पास करके निकल जाते हैं और आप पीछे देखते हैं, एक रेट्रोस्पेक्ट करते हैं हमारी पुरानी लाइफ में, हमारी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, तब समझ में आता है कि कुछ तो अलग था। लेकिन अगर समय रहते कोई अच्छा शिक्षक, अच्छा गुरु मिल जाए जो इस बात का इल्म दिलाए कि ये तुम में खासियत है, इसे लेकर आगे बढ़ो, तो हो सकता है ये खासियत आपको नीचे से ऊपर तक, फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। ऐसे ही शिक्षक थे उपाध्याय सर। उपाध्याय जी उससे बहुत प्रभावित थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं करती थी, और मेल मिलाप नहीं करने के कारण उसमें वो बातें उसके मन में घर नहीं की गई थी जो अक्सर लोग उपाध्याय जी के बारे में बोलते थे कि बहुत ही खड़ूस है, बहुत ही खराब है, बहुत ही तंग दिल है, और अपना जो पढ़ाते हैं बस उन्हें वही चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। लेकिन इन सभी बातों से परे जो शिक्षक उपाध्याय जी थे, यहाँ मैंने उनका नाम बदला हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। छोटी सी हाइट, थोड़ी सी दाढ़ी और एक खूबसूरत मुस्कान। जानकार थे इतिहास के, और जानकार थे शख्सियत को चुनने में भी, क्योंकि वो भी एक अच्छी शख्सियत का नमूना थे उस विद्यालय में, उस स्कूल में। तो उन्होंने विवेक को बढ़ावा दिया और विवेक से पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का मलाल है कि लोग तुम्हें कुछ कुछ बोलते हैं, या यूं कहें कि तुम्हें कुछ नाम दिए गए हैं। उस लड़की ने कहा, पहले तो इस बात से उसने रजामंदी जाहिर नहीं की। उसने बोला, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो होता रहता है, सभी मेरे मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं। पर जब बात अपने पर आती है तो हर इंसान सबक लेता है।
तो एक दिन उसने बोल ही दिया कि हाँ, बुरा तो लगता है और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्या मैं इन लोगों के साथ कभी मेल मिलाप कर पाऊंगी, अपना बिठा पाऊंगी इन लोगों के साथ मन। तो फिर उस समय उस शिक्षक का जो जवाब था बहुत ही शानदार था। उसने कहा, तुम्हें उन लोगों से मन मिलाने की जरूरत क्या है जो तुम्हारे बराबरी के ना हो। बराबरी के मतलब जाति पाति नहीं, बराबरी के मतलब तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा जो टैलेंट है वो बहुत खरा है। खरे सोने की पहचान एक जौहरी को होती है और अच्छे शिष्य की पहचान एक गुरु को, उसके शिक्षक को होती है। तो शिक्षक का ये दायित्व है जो मैं आज निभा रहा हूं कि इस टैलेंट को लेकर, इस गुण को लेकर तुम आगे बढ़ो और इन सभी को पीछे छोड़ो, क्योंकि ये हमेशा से ही तुम्हारे पीछे थे। कहते भी है ना कि जो आपकी बैक बाइटिंग करता है, बैक बाइटिंग, पीछे से आपको काटता है, पीछे से आपको आपकी बुराइयां करता है, छुरा घोंपता है, ऐसे लोग आपके पीछे ही होते हैं और वो हमेशा आपके पीछे ही रहेंगे, तो उनको पीछे छोड़ दीजिए ना। विवेक को ये बात बहुत अच्छी लगी, उसके मन में ये बात घर कर गई और उसने उस दिन एक डिसीजन लिया कि अब मैं इस गुण को, इस खासियत को लेकर आगे बढ़ूंगी और अपने मन को समझा लूंगी। कहते हैं ना कि शिक्षक आपकी बहुत बड़ी एक जो इकाई है इस समाज की, तो वो सही है। जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता के बाद होते हैं शिक्षक, आपके गुरु। और आज इस शिक्षक ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी। उसने विवेक के मन से उस बात को, उस आत्मग्लानि को बिल्कुल साफ कर दिया था और अब आसमान पूरी तरह से साफ था और उसमें तारे चमक रहे थे। मन कल कल झरने की भांति बह रहा था, जिसका पानी, जिसका नीर हमेशा से बहुत ही पावन होता है, शुद्ध होता है और मीठा मीठा होता है। जब भी बारिश होती है तो वो झरना खिल उठता है। इसी तरह विवेक का मन भी आज पतित पावन हो गया था और वो खुश थी। उसने तैयारी शुरू कर दी प्रतियोगिताओं में शामिल होने की और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी गई। कई प्रतियोगिताओं में उसका मन था जाने का शहर से बाहर, पर पढ़ाई भी ज़रूरी थी, तो उसने अपने शिक्षक का फिर से रुख किया और रुख ऐसा किया कि उसने उन सारी बातों को, सारे बुरे अनुभवों को रुखसत कर दिया जब वो उस शिक्षक से मिली, उस गाइड से मिली। जी हाँ, वही उपाध्याय सर जिन्हें सब खड़ूस कहते थे। तो उपाध्याय जी ने बोला कि तुम प्रतियोगिताओं में नहीं, सिर्फ एक प्रतियोगिता में शामिल हो, और वो भी उस प्रतियोगिता में जिसमें तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय तुम्हें गवाही दे कि तुम इसमें शामिल होना चाहती हो। सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए शामिल मत होना कि प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट मिलेगा और तुम खुश हो जाओगी। जब इतना सब सुना और कहा तो विवेक को एहसास हुआ कि ये बात तो बिल्कुल 100% सही है और अब मैं आज जो विद्यालय में है प्रतियोगिता, सबसे पहले मुझे उसमें पात्रता हासिल करनी है। तो वो शामिल हो गई उसमें विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में और वहाँ उसके कुछ सहपाठी भी थे। मित्र तो कहूँ तो गलत होगा, सहपाठी ही थे और वो उसका मजाक उड़ाने लगे। मजाक इस बात का कि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो हार ना जाए। तो इसलिए जब हम किसी से डरते हैं तो उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं
और इस हद तक चले जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि उसके कैरेक्टर को, उसकी आत्मा को या यूं कहें कि उसको बहुत बुरा लग सकता है। हम इस रेस में इतने नीचे गिरते चले जा रहे हैं जिससे हम किसी के मन को आहत कर सकते हैं और वो जिंदगी भर के लिए एक नासूर का साबित होता है। पर अगर हम इतना समझ पाते तो ऐसी नीच हरकतें ना करते, इतने नीचे ना गिरते। और ये हमारी जिंदगी का एक फलसफा भी है कि जब हम ये सब कर चुके होते हैं और जब ये हमारे साथ होता है, कर्म का जो चक्र होता है वो हमारे साथ चलता है, और जब हमें उसका फल मिलता है, जैसे बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो जब उसका फल मिलता है तब हमें रियलाइज होता है कि भाई हमने भी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ किया था। तो अब वो सहपाठी उससे डरे थे, पर विवेक ने भी कानों में रुई लगाई हुई थी, और ये रुई दी हुई थी उसके शिक्षक, उसके गुरु उपाध्याय सर ने। उपाध्याय जी ने कहा था कि तुम जाओगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारे लिए पलक पावड़े बिछाकर कोई तुम्हारा इंतज़ार करेगा। तुम्हें अपनी जगह बनानी है, अपने आप को बताना है, जताना है कि तुम क्या हो, क्या तुम्हारा टैलेंट है। तो इन सब बातों से दूर रहना, ये लो रुई कानों में लगा लेना। काफ़ी मज़ेदार किस्सा है ये, और जब मैं लिख रही थी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और आपको सुनाते समय भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो विवेक ने कानों में रुई ठूंस ली और फिल्टर जो था वो लग गया उसके कानों में, मतलब अब कोई आवाज़ जा नहीं रही थी। सिर्फ अनाउंसमेंट का इंतज़ार था उसे कि उसका नंबर कब आएगा। और ये लीजिए, चौथे नंबर पर जब उसका नाम पुकारा तो वो सिर्फ लिपसिंग देख रही थी कि होंठ से किसका नाम पुकारा जाता है, और उपाध्याय जी का इशारा। पहुंची मंच पर और सर्वप्रथम प्रणाम किया सरस्वती जी को और अपने गुरु उपाध्याय सर को, और उसके बाद जो अनवरत उसका भाषण था वो चलता गया और अच्छे अच्छों को मात देता गया। और आखिर में वही होना था जो परकटी के भाग्य में था। पहला स्थान उसने अर्जित किया, उसने अर्न किया, और आज उसका जो मन था वो बाग था, गुलजार था। इसी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा, और तालियां उन्हें भी बजानी पड़ी जो कभी उस पर ताली पीटते थे पीठ पीछे। तो विवेक ने जब उनको देखा तो उसका जो स्वाभिमान था, उसका जो गुरूर था, जिसको बार बार वो चोट पहुंचाते थे, वो अब बहुत हद तक सेटिस्फाई हो गया था, खुश थी कि आज तुम लोगों ने माना। पर बात यहीं नहीं रुकती है, कहानी इसके आगे भी है, और कई ऐसे मुकाम हैं, कीर्तिमान हैं जो आपके साथ साझा करने हैं विवेक के हवाले से। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अनामिका को आपके इस कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और फ्रेंड्स और फैमिली में। तब तक रखिए अपना खूब सारा ख्याल, ताकि आप रख सकें अपनों का ख्याल। दुआओं में रखिए याद, और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।